नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के बुक का है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा इसमें सॉल्व करने का पर्पस ये रहेगा कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखेंगे, यानी कि हम लोग एक एक स्टेप अच्छे से लिखेंगे, जिससे कि सेम आंसर अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह में लिख दें, जहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, तो हमारे मार्क्स बहुत कम डिडक्ट हों या फिर फुल मार्क्स हमें मिल सके। तो सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन का डेफिनेशन देखें तो सिंपल टर्म्स में कहा जाता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन के एक तरह से कह सकते हैं कि डिफिनेशन में ही डिफरेंशिएशन आ रहा है, यानी कि आपको इंटीग्रेशन समझने के लिए या फिर इंटीग्रेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है उसे बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो जहाँ तक डिफरेंशिएशन की बात है, इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, अगर ए को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बी आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, इसका इक्विवेलेंट एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसी का एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यह भी हो गया ए इज, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ बी। इसमें देखिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए। तो यही हम लोग को जो एंटी डेरिवेटिव है, यही हमारा इंटीग्रल है, और इसी को निकालने का जो भी प्रोसेस है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें एंटी डेरिवेटिव ऑफ बी, तो ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर का जो साइन होता है इस तरह के एस करके होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चूँकि सॉल्व कर रहे हैं तो आइडिया तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो इसमें हमें डिफरेंशिएशन में ए दिया रहता है, उसको डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव हम बी निकालते हैं। उसी तरह से इंटीग्रेशन में हमें बी दिया हुआ रहता है और उसको इंटीग्रेशन करके हम ए निकालते हैं, जिसको कि हम लोग एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं या फिर उसको इंटीग्रल ऑफ बी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ है। हम लोग सीधे अब एक्सरसाइज में जो सवाल दिए हैं उसको हम लोग बनाएंगे, और उसको हमारा बनाने का मेन पर्पस यही रहेगा कि हम लोग उसको काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन को लिखेंगे, जिससे कि उसी सॉल्यूशन को अगर हम सेम टू सेम एग्ज़ाम्स में लिख के आएँ तो हमारा मार्क्स जो है कम कटे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट टाइप में लिखेंगे, क्वेश्चन एन एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये एक तरह से एक दूसरे के एक्सचेंज के रूप में आते रहेंगे। ठीक है, इंटीग्रल ठीक है, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ देखिए बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, देखिए, और यहाँ देखिए जिस तरह से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है। जैसे कि कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे x टू द पावर n का, या फिर cos x sin x, या फिर बहुत सारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिसके फॉर्मूला पहले से अवेलेबल हैं, तो उसको आप पहले से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉर्मूला जो है
पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना। हमको एक यहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग पहले से जो हमारा नॉलेज है डिफरेंशिएशन का, उसका यूज करके यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाएं। ठीक है, इसमें तो इसीलिए इस क्वेश्चन में उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला का। ठीक है, तो पहला है हमारा क्वेश्चन इसमें sin 2x का, यानी कि अगर हम इसको इस वाले एनालॉजी से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, b दिया हुआ है, हमें a निकालना है, यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन कह लीजिए या फिर ऐसा टर्म हमको निकालना है जिसको कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो वो sin 2x दे। तो इस सिचुएशन में हम लोग को पता है कि, ठीक है, वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, ये हो जाता है नेगेटिव sin 2x इंटू 2x इंटू 2। ठीक है, ये इस तरह से बाय मेथड ऑफ चेन रूल जो है डिफरेंशिएशन का वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इस वीडियो में उसको डिटेल में नहीं कि हैं, अगर किसी को दिक्कत होगा तो वो कमेंट कर सकते हैं, तो चेन रूल में बता दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, हमको इधर केवल sin 2x चाहिए, तो बाकी जो भी है ये नेगेटिव साइन है प्लस साथ में ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है इसको भी इधर ले आएंगे। तो अगर इसको हम -½ से दोनों साइड गुना कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा इस साइड, d cos 2x अपॉन dx इक्वल्स टू sin 2x। ठीक है, इसी तरह से इसको अब देखिए यहाँ पर -2 है कांस्टेंट, -2 कांस्टेंट है, और हम पता है कि कांस्टेंट को जो है ये डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर के अंदर या बाहर कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसको -½ को यहाँ ले आएंगे इंटू cos 2x dx इक्वल्स टू sin 2x। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें एक ऐसा टर्म मिल गया है, ठीक है, जिसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो sin 2x आ रहा है, यानी कि देयरफॉर n एंटी ऑफ sin 2x इज, ठीक है, ये हो जाएगा -½ इंटू cos 2x। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये मोटा मोटी फ़िलहाल तो इतना ही सिंपल है। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग इरेज कर देते हैं। हम लोग क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला है cos 3x, एकदम सिमिलर है। सी छोटा होगा, यहाँ देखिए बहुत कोई लोग कैपिटल सी लिख दे रहे हैं, लेकिन साइन या कॉस जब लिखते हैं तो सारे के सारे जो है लेटर्स जो है स्मॉल लेटर में ही होते हैं। वही कन्वेंशन है, उसी पे रखा जाना चाहिए, नहीं तो उसमें भी मार्क्स डिडक्ट कर देगा बहुत कोई टीचर, तो वो ध्यान रहे। ठीक है, cos 3x है। अब हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब यहाँ हमको cos चाहिए तो साइन को लेकर चलेंगे, sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, जब 3x को sin 3x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है cos 3x इंटू 3। पिछले बार की जैसा हमें केवल cos 3x चाहिए, ये केवल चाहिए राइट हैंड साइड में, हम तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी कि हम इधर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, d/dx यहाँ हो जाएगा sin 3x इक्वल्स टू cos 3x। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा
दूसरी तरफ लिख लेते हैं इक्वल्स टू, वापस कांस्टेंट टर्म को इसके अंदर ले आएंगे, हो जाएगा 1/3 साइन ऑफ 3x इक्वल्स टू कॉस 3x। अब हमें एक ऐसा टर्म मिल गया है जिसको कि डिफ्रेंशिएट करने पर cos 3x आ रहा है, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज साइन 3x/3 भी कर सकते हैं, या फिर 1/3 इंटू साइन 3x कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तीसरा हमारा e टू द पावर 2x। सिमिलरली पिछले क्वेश्चंस के जैसे ही we have differentiation of e to the power 2x equals to e to the power 2x multiplied by 2। ये बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि e टू द पावर x का पता है, e टू द पावर x होता है। ठीक है, लेकिन e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x इंटू 2 होता है, ये हम चेन रूल से बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो है यहाँ केवल हमें e टू द पावर 2x चाहिए राइट हैंड साइड में, तो बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ ले आएंगे। यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। वापस हम कांस्टेंट को अंदर ले आएंगे यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर के, तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाफ ऑफ e टू द पावर 2x इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। तो हमें यहाँ भी एक ऐसा टर्म मिल गया जिसको कि डिफ्रेंशिएट करने पर e टू द पावर 2x आता है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x इक्वल्स टू, या फिर इज हाफ e टू द पावर 2x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है ax b स्क्वायर एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक तरह से कह सकते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसका पावर 2 है, यानी कि हम अगर इसको हमको पता है पावर 2 लाने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन में उससे एक अधिक वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर b क्यूब का हम लोग डिफरेंशिएशन इसमें लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थ्री हो जाएगा इंटू ax प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू a आएगा। ठीक है, ये भी चेन रूल से हम डिफरेंशिएशन के चेन रूल से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। वापस हमें राइट हैंड साइड में केवल ये वाला टर्म चाहिए, तो बाकी ये दोनों कांस्टेंट ही हैं, तो इसको हम लोग LHS में ले आएंगे। ax प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यूब है, ax प्लस बी स्क्वायर, वापस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब बाय 3a इक्वल्स टू ax प्लस बी
स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा टर्म मिल गया है या फिर फंक्शन मिल गया है जिसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ रहा है, यानी कि देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पर व्हीकल के साउंड का इशू आ सकता है क्योंकि रोड के बगल में थोड़ा मेरा रूम है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी क्यूब अपॉन 3a। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, चूंकि बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने अभी तक इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं किया है, जो भी हम लोग कर रहे हैं केवल डिफरेंशिएशन से लेकर ही कर रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर में है। अब यहाँ देखिए sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। अब यहाँ पर 2 टर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहला अगर sin 2x निकालना है तो हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x लेंगे। 2x रुकिए, cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा नेगेटिव sin 2x इंटू 2। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, कन्फ्यूजन में। 2x मल्टीप्लाइड बाय 2, या फिर इसको हम डायरेक्ट अंदर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, चूँकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं sin 2x का इंटू cos 2x इज इक्वल्स टू sin 2x, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन अब देखिए, इसके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, इसका भी हम लोग देख चुके हैं कि e टू द पावर 3x इंटू 3 आता है, या फिर अगर हम 3 को इस साइड ले आएँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 इंटू e टू द पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू e टू द पावर 3x। और फिर इसी को ये भी लिख सकते हैं, चूँकि हमें चाहिए -4, तो हम -4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 e टू द पावर 3x इक्वल्स टू -4 इंटू e टू द पावर 3x। अब इसको वापस अंदर करेंगे, इसके क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन वाले ऑपरेटर के अंदर ले आएंगे, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ -4/3 इंटू e टू द पावर 3x इक्वल्स टू -4 e टू द पावर 3x। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ये वाला टर्म हमें मिल गया है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ एडिंग 1 एंड ये 2, अबे यार 1 एंड 2 गिव्स अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा, कहाँ गया भाई, ये वाला टर्म, ये 1 है यहाँ पर। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos 2x बाय 2 माइनस, या फिर यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ -4/3 e टू द पावर 3x, और थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा, इधर था sin 2x, इधर था
जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4e⁻3x। अब हमारे राइट हैंड साइड में ये वाला पूरा टर्म आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन का जो एक नियम है, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं कि अगर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन को जोड़ते हैं वो बराबर होता है उस दोनों को फंक्शन को जोड़ के जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसका। तो जो अगर डिफरेंशिएशन बनाए होंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा d/dx। अब इसमें ये दोनों अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है, एक साथ लिख सकते हैं -cos 2x/2। यहाँ भी प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस ही लिख देंगे, -4e⁻3x/3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अरे यार ये एक ही लाइन में आ गया, एक ही लाइन में आ गया यहाँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिस इज इक्वल्स टू sin 2x - 4e⁻3x। तो चूँकि RHS में हमारा sin 2x - 4e⁻3x आ गया, तो इसी का तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, तो यानी कि sin an antiderivative of sin 2x - 4e⁻3x is negative cos 2x/2 minus 4e⁻3x/3। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, वापस हमें इन सभी चीज़ों को इरेज कर लेते हैं। छठा है, अब देखिए छठा से हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हट गया, ठीक है। क्वेश्चन है कि इसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हट गया है। अब कह रहा है इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स। इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स मतलब नीचे जो इंटीग्रल्स दिए हुए हैं उन्हें इवैल्यूएट करें। छः नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रल 4e⁻3x + 1 × dx। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ का हम यूज करेंगे जो कि ऑन द गो हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 × e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है सिंस अगर कोई दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ f और g, कोई दो फंक्शन है x में, उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो इक्वल्स टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग अगर हम इसको इंटीग्रेट करें उसके, ठीक है। तो इसको इस रूल का यहाँ पर हमने यूज किया है। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ कांस्टेंट 4 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 4 × इंटीग्रल e⁻3x dx प्लस इसको एज इट इज लिख देते हैं 1 या हटा भी सकते हैं dx। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसा देखा कि अगर 3e⁻3x का इंटीग्रल क्या होता है जस्ट, तो उसको हम लोग एक तरह से रिजल्ट के तौर पर याद कर सकते हैं, ठीक है। कि 4 × इसका हो जाता है e⁻
3x/3 और इसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो इसको C1 कह देते हैं, प्लस अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx जो होता है x होता है, ये एक रूल है जो कि यहाँ पर अभी हम लोग लिख ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। x प्लस C2 यहाँ एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि जितना बार ये इंटीग्रेशन हम करेंगे उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। हालांकि लोग सीधे इस दोनों को केवल लिखते हैं और आखिर में दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक तीसरा कांस्टेंट या फिर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट डालते हैं, लेकिन हमें इसेंशियली समझना होगा कि इसका एक अलग कांस्टेंट आएगा और इसका एक अलग कांस्टेंट आएगा, ठीक है। वो उसमें छुपा हुआ है। अगर हम लोग एक सुविधा के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी सिंगल कांस्टेंट लिख देते हैं, लेकिन वो उसका मतलब यही है कि इसमें ये दोनों मिल के वो बना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस एक तो हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dx = x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ अगर रहता है इक्वल्स टू e⁴ ax/a, ठीक है। इस दो फॉर्मूला का हमने यूज किया है। इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 × e⁴x/3 प्लस x प्लस c, जहाँ की c = C1 + C2, ठीक है। लोग इस स्टेप के जगह डायरेक्ट ये लिखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन हमें समझना होगा कि यहाँ दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं, वीडियो लंबा बनते जा रहा है, एक्सप्लेनेशन डालने के चक्कर में तो हो ही जाता है लंबा, ठीक है। 7th का रहा इंटीग्रेशन ऑफ x² × 1 - 1/x², ठीक है। इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, अगर आप इंटीग्रल्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टेक्निक के बेसिस पे हम अपना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - x²/2 सॉरी x²/x² हो जाएगा ये dx। वापस अगर इसको हम इवैल्यूएट करें तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो इसको वापस हम अलग अलग कर लेंगे ये दोनों टर्म्स को, x² dx, यहाँ माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 dx, ठीक है। ये हो जाता है x⁴, यानी कि इसको फॉर्मूला ही लिख देते हैं, 2 + 1 / 2 + 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस, चूँकि माइनस बाहर में लगाए हैं तो हम इसको बाकी सारी चीज़ों को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसका होता है x प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 आएगा। हाँ, यहाँ पर एक लिखना होगा C1 C2 कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट्स, ठीक है। इसको वापस हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x³ - माइनस x प्लस इस दोनों कांस्टेंट को मिला के c लिख देंगे। हाँ, c बराबर क्या है C1, यहाँ चूँकि प्लस C2 है, यहाँ आगे माइनस लगा तो माइनस C2 हो गया। ये है हमारा आंसर। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है, सॉरी यहाँ फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये ध्यान रहे कि n बराबर -1 नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। लिख ही देते हैं n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है 7 नंबर का। अबे जल्दी मिटो। 8वां नंबर आ रहा है इंटीग्रल ax² प्लस bx प्लस c dx। वापस इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx प्लस इंटीग्रल bx इंटू dx प्लस c dx। अब जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम इंटीग्रेशन ऑपरेटर के बाहर ले आ सकते हैं। x² dx प्लस bx dx प्लस c dx। ठीक है, यहाँ रूल अप्लाई हुआ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ k f dx इक्वल्स टू k1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटीग्रल f dx। ठीक है, इस तरह से रूल होता है। ठीक, कांस्टेंट को अंदर बाहर हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये हुआ इक्वल्स टू a, वापस यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 2+1, नीचे हो जाएगा 2+1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आएगा प्लस b इंटू, यहाँ भी x टू द पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1+1 प्लस c2 आएगा प्लस, सॉरी यहाँ ABC है तो यहाँ कुछ और देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पहले से ABC दिया हो तो यहाँ हम लोग k कर देते हैं। ठीक है, k1 k2 c इंटू एक्स प्लस k3 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे k1 k2 k3 आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन भी नीचे लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, इक्वल्स टू, अब हमें सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं ax³ अपॉन 3। हम लोग इस कांस्टेंट को इकट्ठे बाद में लिख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ से ये आ जाएगा bx²/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा cx प्लस एक कांस्टेंट k, और k क्या है, k इक्वल्स टू, यहाँ देखिए a इंटू k1, a भी कांस्टेंट है, k1 भी कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक कांस्टेंट ही आएगा, प्लस उसी तरह से b k2 प्लस c k3। यह है हमारा इसका सॉल्यूशन। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 9 का। ठीक है, टू x² प्लस e टू द पावर x dx। सिंपल है, इसको भी हम लोग वापस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिवीजन एडिशन के ऊपर, प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। यहाँ रूल वही लिखेंगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस g इंटू dx इक्वल्स टू इंटीग्रल f dx प्लस इंटीग्रल g dx। ठीक है, ये एफ एन जी फंक्शन इन x है। ठीक है, ये x का फंक्शन है, हालांकि कायदे से यहाँ एफ एक्स जी एक्स लिखना था, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो वापस यहाँ कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, dx प्लस ये एज इट इज रह जाएगा, यहाँ भी रूल लगेगा
इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ डी एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अब यहाँ पर वापस हम लोग एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 + 1, डिवीजन में आ जाएगा 2 + 1 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके लिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे C1 C2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2x³ / 3 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस c, जहाँ c इक्वल्स टू C1 2C1, क्योंकि यहाँ देखिए 2 आगे लगा हुआ है। ठीक है, 2C1 भी कांस्टेंट ही रह जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है प्लस C2। ये है हमारा आंसर। चलिए 9 हो गया। 10th में आते हैं। 10th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x²। ठीक है, वापस इसमें सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये a - b का होल स्क्वायर जैसा है, तो यहाँ जाकर √x का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। इनफैक्ट हम लोग 2ab वाला टर्म बीच में ही रखते हैं। ठीक है, माइनस 2√x × 1/√x। ठीक है, प्लस b² यानी कि √x का होल स्क्वायर dx। सिंस a + b, सॉरी प्लस का लिख रहे हैं यार, सिंस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा x माइनस ये दोनों हो जाएगा कैंसिल 2 प्लस ये हो जाएगा 1/x dx, या फिर ये हो जाएगा, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ वापस सिंस ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला रूल हटा देंगे अभी। चलिए कितना बार लिखेंगे, हालांकि हमें एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f1 + f2 + एंड सो ऑन fn इंटू dx इक्वल्स टू इंटीग्रल f1 dx प्लस इंटीग्रल f2 dx एंड सो ऑन अप टू इंटीग्रल ऑफ fn dx। ठीक है, ये होता है। वापस इसमें जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। यहाँ हो जाएगा वापस इसमें x टू पावर 1 है। ठीक है, तो 1 + 1/1 + 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 - 2 इंटू, अब इसका हमको पता है x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, जो कि C2 यहाँ हो जाएगा प्लस इसका होता है 1/x का log ऑफ mod x प्लस C3 एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, जहाँ की C1 C2 C3 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल्स टू
सिंप्लीफाई कर देंगे। लॉग को पहले लिख देते हैं, -2x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ c इक्वल्स टू c1 -2c2 प्लस c3। इसको लिखने में ध्यान दीजिएगा, यहाँ चूँकि कांस्टेंट -2 गुना है इसमें भी। यही हमारा होएगा आंसर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा और डिलीट कर देते हैं। ये 11वें क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको वापस डिवाइड कर देंगे। इसको लिख सकते हैं x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पावर्स कैंसिल होकर यहाँ बचेगा x प्लस 5, यहाँ बस 5 बचेगा, यहाँ -4। अब चूँकि एक्स स्क्वायर नीचे है तो उसको हम लोग ऊपर ले आके x⁻² लिख सकते हैं dx। ठीक है, अब ये हमारा x⁻n वाले फॉर्मूले के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्लस 5dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x⁻² dx। ठीक है, यहाँ वापस वही रूल आएगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 अप टू fn dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fn प्लस f2 अप टू fn। ठीक है, ये रूल यहाँ अप्लाई हुआ है। अब यहाँ हो जाएगा x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस यहाँ 5 बाहर आ जाएगा इंटू 5 इंटू dx आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 मान लेते हैं। यहाँ हमने एक स्टेप जंप किया है, यहाँ बेसिकली ये करना होता है, 5 को बाहर लेते हैं, dx लिखते, उसके बाद लिखते 5 इंटू एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिखें, चूँकि काफ़ी बार ऊपर हमने किया हुआ है। माइनस सेम चीज़ यहाँ आएगा, -4 इंटू x⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ की c1 c2 c3 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर लेंगे, x²/2 कांस्टेंट्स को एक साथ बाहर में लिखेंगे, 5x यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -4 इंटू, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई और कर ही लेते हैं, एक आधे स्टेप और नीचे चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जगह -1/-1। ठीक है, और प्लस c, जहाँ c इक्वल्स टू c1 प्लस यहाँ 5c2 हो जाएगा -4c3, क्योंकि यहाँ -4c3 से मल्टीप्लिकेशन में है। x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस
यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ये एक्स टू पावर -1 एक्स के बराबर होगा। ये हमारा आंसर। चलिए भाई फटाफट डिलीट करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 45 मिनट्स हो गया है बनाते बनाते डिलीट। चलिए भाई 12 नंबर में आते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x इंटू dx। यहाँ भी वापस पहले x के पावर का मैनिपुलेशन करेंगे। सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये है कि आखिर में रूट मतलब x टू द पावर हाफ, ठीक है, इसको लिख ही देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर हाफ इंटू dx। अब इसको इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि इससे इसमें इसमें और इसमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x टू पावर 3 माइनस हाफ प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस हाफ प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ यहाँ हो जाएगा, जो कि बटे में डिवीजन में नीचे एक्स टू द पावर हाफ है तो ऊपर ले आएंगे, एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा dx। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, इसमें हाफ लेंगे तो हो जाएगा 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस यहाँ तो खैर माइनस हाफ पहले से है ही इंटू dx। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर हाफ प्लस इंटीग्रल 4x टू द पावर माइनस हाफ dx। ठीक है, वापस यहाँ पर लिखेंगे जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज किया है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 प्लस fn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2 अप टू इंटीग्रेशन ऑफ fn। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ वापस सिंप्लीफाइड टर्म में है, हम लोग लिखेंगे x टू पावर n वाले फॉर्म में है तो +1 5/2 +1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और अंदर में हो जाएगा x हाफ प्लस 1 x टू पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा x टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 और फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर और आएगा। ठीक है, C1 C2 C3 आर कांस्टेंट्स। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा x टू द पावर 7/2, नीचे हो जाएगा 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ 4 इंटू हो जाएगा एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस यहाँ पर हम लोग इकट्ठे एक सी लिख सकते हैं, जहाँ c इक्वल्स टू C1 प्लस 3C2 प्लस 4C3। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इच्छा हो तो इकट्ठे यहाँ पर आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिंगल रूप में सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे सकते हैं यहाँ पर ही, लेकिन उसमें होगा वही कि अगर एग्जामिनर
आपको ये एक्सपेक्ट कर रहा है लिखने के लिए, ठीक है, तो फिर वो मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो यानी कि हम ऐसा कुछ छोड़ ही नहीं उसके लिए कि वो मार्क्स डिडक्ट करे। तो यहाँ हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर देंगे, x⁴ प्लस यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ नीचे है तो चले जाएगा ऊपर, 2x⁴ प्लस यहाँ हो जाएगा 8x½ प्लस c। आई होप हमारा ये आंसर सही आया होगा। चलिए ठीक है, वापस इरेज कर देंगे। अब थोड़े क्वेश्चंस जो है धीरे धीरे लंबे होते रहेंगे, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल अभी है, जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। तो इस बात के लिए घबराना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर 13। वापस x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू dx। जैसा कि हमने कहा था कि आपको अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन वगैरह आना चाहिए अगर इंटीग्रेशन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, x² कॉमन आ जाएगा ऊपर में, सॉरी यहाँ पर -1 है, x -1 है, ठीक है। तो x -1 प्लस यहाँ 1 इंटू x -1 इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन x -1 dx। ये हो गया आपको x² प्लस 1 इंटू x -1 अपॉन x -1, यार क्या हो रहा है, ठीक है, x -1। सिंप्लीफिकेशन करने पर ये केवल आ गया x² प्लस 1 dx, ठीक है। वापस अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें इंटीग्रेशन को, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, रूल वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब यहाँ वापस ये हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया, x⁴n के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं x⁴2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। थोड़ा इसको अच्छे से लिखिएगा आप, मैं थोड़ा वीडियो को छोटा बनाने के चक्कर में इसे काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। प्लस इसका हो जाएगा x प्लस c2, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x³ बाय 3 प्लस x प्लस c, जहाँ c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 है। ये हमारा हो गया आंसर। तो 13 भी हमारा हो गया है। क्वेश्चन 14 में आते हैं। 14 क्या कह रहा है, वापस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस x इंटू रूट x dx। यहाँ भी x के पावर का मैनिपुलेशन करेंगे, 1 माइनस x रूट x का मतलब होता है x⁴ dx, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस, सॉरी माइनस है यार, क्या मजाक, माइनस x⁴ यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ माइनस कहाँ से लगा रहे हैं यहाँ पे यार, हाफ 1/2 था, माइनस
एक्स टू पावर 3/2 dx। वापस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, केवल कुछ करना नहीं है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर 3/2 इंटू dx। ठीक है, वापस यहाँ रूल हो जाएगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2। ये एक्स टू पावर n के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे c1 माइनस इसमें वापस करेंगे एक्स टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ की c1 c2 आर कांस्टेंट्स। तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर 3/2 प्लस, यहाँ चूँकि माइनस है माइनस ही लिखेंगे, माइनस ही रह जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, इस वाले टर्म को, एक्स टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस एक सी लेते हैं, जहाँ सी इक्वल्स टू c1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस लगा है तो माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि माइनस यहाँ मल्टीप्लिकेशन है -1 c2 से, तो माइनस c2। सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है तो हम अच्छे से लिखते हैं नीचे, अन्यथा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। आई होप हो गया हमारा 14वां क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 15th क्वेश्चन में। क्वेश्चन है वापस x के पावर का मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, x का रूट x मतलब x टू द पावर हाफ 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अभी 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स टू पावर, सॉरी यहाँ पर 5/2 होगा, पार्डन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करने पर 3/2 आएगा प्लस इससे मल्टीप्लाई करने पर एक्स टू द पावर हाफ ही रह जाएगा। अब वापस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3x टू पावर 5/2 dx प्लस रूल वही लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 fn dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx इंटीग्रेशन f1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2 सो ऑन अप टू इंटीग्रेशन ऑफ fn। ये वाला रूल यहाँ पर लगा है इस स्टेप में। अब यहाँ पर हम लोग सीधे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू पावर 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1, 5 है भाई, 8 लग रहा है,
यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा प्लस 3 इंटू वापस यहाँ पर एक्स टू पावर 1/2 प्लस 1 एक्स टू पावर 1/2, सॉरी नीचे कहाँ एक्स आएगा, 1/2 प्लस 1। यहाँ भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, जहाँ C1 C2 C3 आर कांस्टेंट्स। थोड़ा सा स्पेस नीचे बनाते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर, हम लोग कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे अभी, 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, जहाँ c इक्वल्स टू 3c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3। इस बात को ध्यान रखना है, सबके साथ कांस्टेंट के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है। दिस इज इक्वल्स टू 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख रहे हों तो स्टेप्स काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है, और ध्यान रखिएगा वो हैंड राइटिंग भी मायने रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप साफ सुथरे रूप में अच्छे हैंड राइटिंग में लिखते हैं, जहाँ इवेलुएटर को या फिर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, तो वो ओबीसी मार्क्स है कि ज़्यादा मार्क्स वो देगा, अदरवाइज नहीं तो हाफ या कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, हैंड राइटिंग वगैरह के भी मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमारा वापस से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ठीक है। 16वां कर रहा है इंटीग्रल 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। अब यहाँ पे हम सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस इंटीग्रल e टू द पावर x dx। कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर ले आते हैं, x dx माइनस 3 cos x dx प्लस इसको आज इट इज छोड़ देते हैं, इसका हो जाएगा x पर 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सॉरी क्या cos x का sin x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ c1 c2 c3 आर कांस्टेंट्स। सिंप्लीफाई कर देंगे, x² 2 माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c, सारे कांस्टेंट को मिला देंगे, यहाँ c इक्वल्स टू 2c1 माइनस 3c2 प्लस c3। इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो c1 c2 c3 अलग अलग लिख रहे हो, तो ये जब कंबाइन कीजिएगा तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हालांकि बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता है, छोटा सा माइनर मिस्टेक है, लेकिन अब मार्क्स डिडक्ट करने के लिए कोई भी कारण काफ़ी है, तो हम लोग ऐसा कोई कारण छोड़े ही नहीं।
ठीक है, यहाँ जी भी मिट गया है यार। इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स। अब वापस 17 नंबर में आते हैं। इंटीग्रल 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। इसको हम लोग सीधे डिस्ट्रीब्यूट करके कांस्टेंट को बाहर कर ही देते हैं। x² माइनस 3 sin x प्लस sin x dx होगा प्लस 5 इंटीग्रल रूट x dx। रूट x को हम लोग पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻½ dx। यहाँ बेसिकली दो रूल अप्लाई हुए हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 अप टू fn dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx प्लस इंटीग्रेशन f2 dx प्लस so on up to integration of fn, and a constant integration of constant into any function f मान लेते हैं इसको, इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ठीक है, ये दो रूल यहाँ पर यूज हुए हैं इकट्ठे। अब ये सिंपल है। हैंड राइटिंग को क्या हो गया है, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -3 इंटू साइन x का होता है माइनस cos x, ऐसा। हाँ, प्लस C2 प्लस 5 इंटू x⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ लिखेंगे C1, C2, C3 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 2/3x³ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ होगा 3/2 यानी कि 10/3 इंटू x⁻3/2 सॉरी, प्लस ए सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे जहाँ c बराबर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अच्छे से, 2c1 माइनस 3c2 प्लस 5c3। इस बात का ध्यान रखना। ये है हमारा आंसर। देखिएगा कहीं भी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह ऐसा थोड़ा बहुत कहीं छूट जाएगा। यहाँ देखिए 3 छूट गया है, 3 cos x होगा यहाँ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ आ रहा है। अब ये जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है, आप ज़रूर से याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं किए उस चीज़ का, लेकिन फॉर्मूला के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े, नहीं तो फिर बाकी क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होगी। सीधे आते हैं 18 नंबर में। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। इसको अगर हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा sec² x प्लस sec क्या लिख रहे हैं भाई, sec x इंटू tan x dx। वापस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, sec² x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx। यहाँ पर भाई प्रॉपर्टी वही यूज हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस g या f1 प्लस f2 भी कर सकते हैं, dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g।
इस तरह से रूल यूज हुआ है। अब हम फॉर्मूला से सीधे लिख सकते हैं, दिस इज tan x प्लस c1, ये है sec x प्लस c2। और फिर tan x प्लस sec x प्लस c, जहाँ c इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे c1, c2 आर कॉन्स्टेंट्स एंड c इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सारी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं तो उसका इंटीग्रल अगर रिमेंबर करके रख लें तो हमारे फ्यूचर के लिए यूज आ सकता है। जैसे कि e⁴ax का हमने जो शुरू में बनाया, ठीक है, उसी तरह से cos या sin ax, इस तरह के जो भी सिंपल चीज़ें हैं उसका जो भी इंटीग्रल हम लोग निकाल रहे हैं उसको फ्यूचर पर्पस के लिए रिमेंबर भी करके रख सकते हैं। अब देखिए 19th में है वापस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब आ रहा है, तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो भी सही से आना चाहिए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत तो होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप अगर इंटीग्रेशन को सही से सॉल्व करना चाहते हैं तो मजबूत कर लें, तो वही सही रहता है। ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सेक एक्स क्या आता है, 1/cos x, सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये 1/sin स्क्वायर x हो जाएगा dx। और चूँकि 1/sin स्क्वायर नीचे है तो sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये cos स्क्वायर आ जाएगा नीचे, हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन स्क्वायर है यहाँ ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर x dx, ये क्या हो गया tan स्क्वायर x dx। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला में हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं, तो हम लोग tan स्क्वायर को दूसरे फॉर्म में लिख देंगे जो कि होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करना होगा, यहाँ सिंस लिखिएगा sec स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुआ है। अब वापस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, sec स्क्वायर x dx माइनस dx, प्रॉपर्टी वही इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस g dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस के कारण ऊपर नीचे हो रहा है तो वो देख लीजिएगा आप सही से। इक्वल्स टू sec स्क्वायर x का हमने जानते हैं कि tan x होता है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इसका होता है dx का होता है x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आएगा c1, c2 कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन tan x माइनस x प्लस इकट्ठा c लिख देते हैं, जहाँ की c बराबर हो गया c1 माइनस c2। ये केयरफुली देखिएगा, यहाँ c2 के आगे यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लिकेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आएंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ है 2 माइनस 3 sin x अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर को दोनों में बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, यहाँ हो जाएगा एक तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, नहीं तो लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सही से नहीं आती हैं वो थोड़ा सा, हालांकि आप इस 12th में हैं तो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि चूँकि सिंप्लीफिकेशन वगैरह शायद 11th में ही रहता है। ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ बाहर में है डी एक्स। अब वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका पता है टेन एक्स होता है प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आगे यहाँ पर 2 रहेगा माइनस 3, इसका होता है सेक एक्स प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ C1 C2 आर कांस्टेंट्स। ये हो जाएगा 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, जहाँ c इक्वल्स टू 2c1 माइनस 3c2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए, तो अब आते हैं 21 नंबर में दिया है एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन है वही इंटीग्रेशन निकालने के लिए, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कह रहा है, एंटी डेरिवेटिव नाम बस बदल दिया है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो सॉल्यूशन हम लोग सीधे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, सिंप्लीफाई कर देंगे इसका पावर को, एक्स टू पावर हाफ हो जाएगा, प्लस नीचे रूट एक्स है तो एक्स टू पावर माइनस हाफ होगा, डी एक्स आपस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डी एक्स रूल वही होगा, एफ प्लस जी का इंटीग्रेशन बराबर होता है एफ का इंटीग्रेशन प्लस जी का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा एक्स टू पावर हाफ प्लस 1/2, नीचे भी आ जाएगा अपॉन हाफ प्लस 1/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 C2 और कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 एक्स टू पावर 3/2 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है नीचे
तो यहाँ हो जाएगा -2, चूँकि यहाँ यहाँ हाफ ही बचेगा, नहीं आएगा, प्लस हाफ बचेगा नीचे तो ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है। x तो पावर यहाँ हो जाएगा हाफ प्लस c, जहाँ c इक्वल्स टू C1 प्लस C2 है। ये है हमारा आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 22। 22 में भी मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन दे दिया है, हालांकि करना वही है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है इफ डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3x टू द पावर 4 सच दैट f of 2 इक्वल्स टू 0, देन f of x यानी कि ये बराबर वाट। तो सेम है जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, अगर ये है तो हमें, अगर b दिया हुआ है तो a निकालने के लिए हमको b का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देयरफॉर f of x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये x टू पावर 4 इंटू dx। थोड़ा सा पावर का मैनिपुलेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x टू पावर -4 हो जाएगा dx। और वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, dx माइनस 3x पर -4 dx। यहाँ रूल 2 वो यूज हुआ है, f प्लस जी dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx इंटीग्रेशन g dx एंड कांस्टेंट वाला भी यूज हुआ है, k इंटू f dx का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f dx, यानी कि कांस्टेंट को बाहर निकालने वाला रूल। इसको हम लोग x टू पावर n वाले रूल में है तो उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए चूँकि हमको इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 4 हमेशा बाहर सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, -3 वापस यहाँ पर x टू पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ पर C1 C2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा 4/4 x टू पावर 4 प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए -3 नीचे आ रहा है, यहाँ भी -3 है तो यहाँ हो जाएगा -3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 1 केवल बचेगा, ठीक है। फिलहाल हम लिख ही देते हैं प्लस, या फिर एज इट इज इसको रखते हैं, ठीक है। माइनस को माइनस रखते हैं, 3 इंटू x टू पावर -3/-3 प्लस, अब कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे c, जहाँ c इक्वल्स टू 4c1 माइनस 3c2। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ साइन भी चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू x टू पावर 4। कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, अभी तक तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह नहीं है। x टू पावर -3 प्लस c, इसको ये सिंप्लीफाई कर देंगे, x टू पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, ये हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए इनिशियल कंडीशन दे के रखा था f2 इक्वल्स टू 0 है,
सिंस f of 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यहाँ इसके वैल्यू, इसके x के जगह पर हम वैल्यू 2 रख देंगे तो हो जाएगा देयरफॉर, ये क्यों गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन, तो x की जगह हम 2 रख देंगे, 2 to the power 4 प्लस 1 अपॉन 2 to the power 3 प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना होता है 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 8 128, 16 8 हिस्सा से, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो पढ़ा तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भाई पढ़िए। c इक्वल्स टू माइनस 129 अपॉन 8, तो हमारा c भी निकल गया। तो यानी कि हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c था, प्लस c था तो c का वैल्यू हमें पता चल गया माइनस 129 अपॉन 8 है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे माइनस 129 अपॉन 8। यही हमारा आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह से हम एक डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में, जिससे कि मार्क्स हमारे कम से कम डिडक्ट हो। ये सारे के सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स नहीं के बराबर डिडक्ट हों। तो फिर ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगले एक्सरसाइज का वीडियो जल्द ही पोस्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू।